सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चरों में पत्र लेखन के बारे में, जो सरकारी पत्र लेखन होता है, इसके बारे में मैंने बताया और इसी कड़ी में मैं आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ अन्य प्रकार के सरकारी पत्र जो इम्पोर्टेंट है। तो इस लेक्चर में मैं 4 पत्रों को लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें अधिसूचना, संकल्प, पृष्ठांकन और अनुस्मारक आते हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इनको हम उदाहरण सहित देखेंगे। तो अधिसूचना और संकल्प की बात करते हैं। तो अधिसूचना और संकल्प को भारत के राजपत्र या गजट में प्रकाशित किया जाता है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है। अधिसूचना को विज्ञप्ति के नाम से भी जानते हैं, इसे विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन कहते हैं। और अधिसूचना जो होता है वह संवैधानिक नियमों और आदेशों की घोषणा जो की जाती है, इसका प्रकाशन अधिसूचना के रूप में होता है। तो सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में होता है। गजटों अर्थात राजपत्रों में किया जाता है। तो गजटों में, भारतीय गजट में अधिसूचना का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, उसको प्रकाशित किया जाता है और इसमें सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियाँ जो होती है, इन सभी की सूचना के प्रसंग में यह जो अधिसूचना होती है, इससे संबंधित होता है। तो अधिसूचना किस चीज़ से संबंधित होती है, आपने जान लिया। किस चीज़ से? सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति की सूचना रहती है इसके संबंध में। अधिसूचना जो है वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के स्तर से जारी की मानी जाती है और अतः जो प्रेक्षक है उसका उल्लेख नहीं होता कि किसने किस प्रेषक ने इसको भेजा है। तो प्रेषक का उल्लेख अधिसूचना में नहीं होता है। सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पृष्ठांकन से एक प्रति भेज दी जाती है उन्हें, और यदि आवश्यक हुआ तो अन्य विभागों को भी सूचित कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं संकल्प को। तो संकल्प जो होता है वह, इसमें नीति संबंधी सरकारी निर्णय लिए जाते हैं और जांच समितियां या आयोग की नियुक्ति आदि की जाती है। इसकी जो सार्वजनिक घोषणा होती है, इसको संकल्प के द्वारा पारित किया जाता है। तो संकल्प में क्या क्या रहता है? नीति संबंधी सरकारी निर्णय, जांच समितियां और आयोग की नियुक्ति के संबंध में जो रहता है वह क्या रहता है? संकल्प। और अधिसूचना और संकल्प ये दोनों राजपत्र या भारतीय राजपत्र या गजट में प्रकाशित होते हैं। तो चलिए हम जो अधिसूचना है और संकल्प, इसको देख लेते हैं। तो अधिसूचना और संकल्प का रूप, जो बाहरी ढांचा होता है, वो प्रायः एक सा होता है। अब हम अधिसूचना का नमूना यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसका जो बनावट है वह होता है। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, अधिसूचना का जो नमूना है, इसमें हम देखते हैं कि प्रारंभ में यह निर्देश होता है कि यह जो अधिसूचना है वह भारत के राजपत्र अर्थात गजट के किस भाग और किस खंड में छपेगा। तो इसमें यह सूचना दे दी गई है कि यह जो अधिसूचना है वह भारतीय राजपत्र के भाग 1 खंड 2 में प्रकाशन के लिए, तो इस तरह से यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद इसमें यह बताया गया कि संबोधन या स्वनिर्देश इसमें नहीं होता। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि इसमें संबोधन या किसी भी प्रकार का स्वनिर्देश यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। फिर आगे इसमें बताया गया है, आगे देखते हैं। अधिसूचना और संकल्प दोनों में प्रबंधक भारत सरकार प्रेस को भेजे जाते हैं। ये जो अधिसूचना और संकल्प अगर लिखे जाते हैं तो इसको लिखकर प्रबंधक भारत सरकार प्रेस को यह संपादित करने के लिए भेजा जाता है।
इनमें संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ही हस्ताक्षर करते हैं और इनमें हस्ताक्षर किसका रहता है? संयुक्त सचिव के स्तर के जो अधिकारी रहते हैं इनका हस्ताक्षर इसमें रहता है। संकल्प जो रहता है इसके पृष्ठांकन के रूप में यह आदेश होता है कि संकल्प का प्रकाशन राजपत्र में हो। तो इस तरह से संकल्प में यह आदेश दे दिया जाता है कि इसका प्रकाशन किस में होना चाहिए? राजपत्र में होना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं अधिसूचना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अधिसूचना का। तो इसमें देखिए अधिसूचना के नमूने में हमें यह दिखाया गया है कि यह भारतीय राजपत्र के भाग 2 में प्रकाशन के लिए है। फिर यहाँ पे इसके नीचे भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय नई दिल्ली लिखा है। तो सरकार का नाम, मंत्रालय का नाम और स्थान का नाम हो गया। इसके बाद यहाँ दिनांक लिख दिया गया है, तो दिनांक ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्रमांक संख्या लिखा गया है, केंद्रीय सरकार संख्या और संख्या। तो इस तरह से यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखिए ये जो अधिसूचना है उसका जो मैसेज है वो क्या है? वाणिज्यिक दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम 1939 का 30 की धारा के द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में दिए गए कागजात को गोपनीय दस्तावेज घोषित किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक सूचना के रूप में यह जो अधिसूचना है उसको प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पे संख्या दे दिया गया और यहाँ पे जो अधिकारी है उसका अर्थात सचिव स्तर के, संयुक्त सचिव स्तर के जो अधिकारी है उनका यहाँ पे साइन रहेगा और यहाँ पे उसका पद नाम फिर भारत सरकार रहेगा। इस तरह से हमने अधिसूचना देख लिया। अब हम देखते हैं संकल्प। तो यहाँ पे अधिसूचना के समान ही संकल्प होता है, लेकिन संकल्प में पृष्ठांकन के रूप में यह आदेश होता है कि संकल्प का प्रकाशन राजपत्र में हो। तो यही इसका एक खास बात है। तो संकल्प के नमूने के रूप में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे संकल्प का नमूना है। तो यहाँ पे देखिए भारत सरकार के राजपत्र भाग 2 खंड 3 में प्रकाशन के लिए सेम यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए संख्या डाल दिया गया पत्र का, भारत सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय दिल्ली, और ये क्या है? दिनांक। अब यहाँ पे लिख दिया गया है संकल्प। तो संकल्प किस लिए है इसको देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार चिंतित रही है और इसके लिए प्राप्त हुए सुझावों को अमल लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा महत्वपूर्ण जनसेवी संस्थाओं के व्यक्ति भी मनोनीत किए जाएंगे। तो संकल्प में एक समिति का गठन किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि संकल्प में समिति का गठन होता है। समिति के अध्यक्षों के नाम लिख दिए जाएंगे यहाँ पे कि समिति के अध्यक्ष ये होंगे और इनके सदस्यों के नाम भी यहाँ पे दे दिए गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो समिति है वह निम्नलिखित विषयों पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी, इसको बता दिया गया। समिति 21 अक्टूबर 88 से अपना कार्य शुरू करेगी और इसका कार्यकाल इतने महीने का होगा। इस तरह से यहाँ पे बता दिया गया। और यहाँ पे देखिए जो अधिकारी है उसका हस्ताक्षर, उसका पद नाम भारत सरकार हो गया। अब देखिए मैंने कहा था कि जो संकल्प है उसमें एक आदेश रहता है, तो जबकि ये अधिसूचना में नहीं रहता। तो इसका मुख्य अंतर यही है, इसमें आदेश पाया जाता है। तो आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि प्रस्तावित समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को दी जाए और वह भी आदेश है कि वह संकल्प भारत के राजपत्र में सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए। इस तरह से यहाँ पे फिर से आदेश देने के बाद यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपने संकल्प और अधिसूचना इन दोनों को देख लिया। इसके बाद हम चलते हैं पृष्ठांकन में। तो पृष्ठांकन को इंडोर्समेंट कहते हैं अंग्रेजी में। और पृष्ठांकन का उपयोग किन किन परिस्थिति में किया जाता है, इनका प्रयोग किन किन परिस्थिति में किया जाता है, इसको हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जब पत्र पाने वाले के अलावा
उसकी प्रति किसी अन्य विभाग या अन्य व्यक्ति को भेजनी हो तब हम पृष्ठांकन का प्रयोग करते हैं। कोई पत्र है, इसको जो पत्र पाने वाला व्यक्ति है उसके अतिरिक्त किसी अन्य विभाग में या किसी अन्य व्यक्ति को उसी पत्र को भेजना हो तब हम पृष्ठांकन का प्रयोग करते हैं। जब सूचना, टिप्पणी या निपटान के लिए किसी मंत्रालय या संबद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालय को भेजनी है तब हम पृष्ठांकन का उपयोग करते हैं। जब कागज मूल रूप से भेजने वाले को लौटाना हो तो इसके लिए भी पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। जब किसी कार्यवाही, बैठक आदि का कार्यवृत्त संबद्ध व्यक्ति को भेजना हो और इसके अलावा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जारी की गई वित्तीय मंजूरियों की जो नकल है इसका लेखा परीक्षा अधिकारी के पास भेजने के लिए पृष्ठांकन किया जाता है। तो इस तरह से हमने पृष्ठांकन क्यों किया जाता है इसको देख लिया। अब पृष्ठांकन के प्रकार को देख लेते हैं। तो पृष्ठांकन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पृष्ठांकन का अर्थ यही है कि कोई जो पत्र आया है उसको हम अलग अलग जगह भेज रहे हैं, यही पृष्ठांकन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पृष्ठांकन दो प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार है मूल पत्र के नीचे लिखकर पृष्ठांकन किया जाता है और दूसरे प्रकार में जो पृष्ठांकन होता है वो अलग से मसौदा बनाकर पृष्ठांकन किया जाता है। तो दो प्रकार से पृष्ठांकन होता है। पहले प्रकार का जो पृष्ठांकन है जिसके अंदर मूल पत्र के नीचे लिखकर पृष्ठांकन किया जाता है, तो इस प्रकार का पृष्ठांकन आपने सरकारी पत्र और परिपत्र के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो परिपत्र में आपने देखा है। तो इसका नमूना इस प्रकार रहता है, इस तरह से रहता है, नीचे में प्रतिलिपि रहती है परिपत्र में और इस तरह से को सूचना के लिए, कार्यवाही के लिए, शीघ्र अनुपालन के लिए भेजी जाती है। तो इस तरह से जिसको भेजी जा रही है उसका नाम यहाँ पे यह सभी अधिकारी कर्मचारी को प्रेषित इस तरह से लिख दिया जाता है। यहाँ पे हस्ताक्षर और पदनाम रह जाता है। तो यह जो पृष्ठांकन है वो पहले प्रकार का पृष्ठांकन है जो हम सरकारी पत्र और परिपत्र में देखने को इस प्रकार का पृष्ठांकन मिलता है। दूसरे प्रकार का जो पृष्ठांकन है अलग से मसौदा बनाकर तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए गृह मंत्रालय में किसी अन्य विभाग या कार्यालय से आए पत्र की जो प्रति है यदि संबद्ध व्यक्तियों को देनी है, ठीक है। अगर गृह मंत्रालय या किसी अन्य विभाग या कार्यालय से कोई पत्र आया है और उसका प्रति अर्थात फोटोकॉपी किसी संबद्ध व्यक्ति को देनी है तो पृष्ठांकन एक आवरण पत्र के रूप में तैयार किया जाता है और उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर दी जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं पृष्ठांकन का नमूना। तो इस नमूने को देखिए। पृष्ठांकन में यहाँ पे भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली लिखा गया है, पत्र की संख्या, दिनांक और यहाँ पे लिखा गया है ग्रुप बीमा योजना के संबंध में वित्त मंत्रालय के परिपत्र संख्या। देखो यहाँ पे परिपत्र जो आया है उसका जो कॉपी है वो भेजने के लिए पृष्ठांकन किया जा रहा है। तो परिपत्र संख्या फलाना की प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है। यहाँ पे हस्ताक्षर जो भेज रहा है और उसका पद का नाम और यहाँ पे संलग्न कर दिया गया है वित्त मंत्रालय के परिपत्र संख्या, दिनांक की प्रति। तो इस तरह से हमने पृष्ठांकन के दो प्रकार देखे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं अनुस्मारक। तो अनुस्मारक का अर्थ क्या होता है? अनुस्मारक को स्मरण पत्र भी कहा जाता है अर्थात रिमाइंडर। तो इसका अर्थ होता है याद दिलाने के लिए लिखा गया पत्र। अनुस्मारक का अर्थ क्या है? याद दिलाने के लिए लिखा गया पत्र। इस पत्र की अपनी कोई विशेषता नहीं होती। ये जो पत्र है केवल अगर पहले कोई पत्र किसी को भेजा गया है, किसी अधिकारी कर्मचारी को, अगर वह उसका उत्तर नहीं मिला है तो हम फिर से उन्हें याद दिलाने के लिए अनुस्मारक या रिमाइंडर का प्रयोग करते हैं। अनुस्मारक भेजने के पहले हम क्या करते हैं? अनुस्मारक भेजने के पहले जिस रूप में पत्र भेजा गया है हमें उसी रूप को पुनः दोहरा दिया जाता है। तो अगर हमने जिस रूप में पत्र भेजा है उसी पत्र को हम फिर से उन्हें भेज देते हैं।
बशर्ते यहाँ पे अनुस्मारक लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। अतएव सरकारी पत्र का अनुस्मारक सरकारी पत्र के रूप में तथा अर्ध सरकारी पत्र का अनुस्मारक इसी रूप से होगा। अगर कोई सरकारी पत्र है, लिखा गया है किसी अधिकारी को, तो उसी सरकारी पत्र को हम पुनः उसको भेज देंगे याद दिलाने के लिए। अगर अर्ध सरकारी पत्र है तो उसी फॉर्मेट में हम उसको भेज देंगे। और यह जो अनुस्मारक है इसकी रचना अत्यंत संक्षिप्त होती है। तो देखते हैं अनुस्मारक की रचना कैसी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अनुस्मारक का जो नमूना है उसको। तो यहाँ पे देखिए, अनुस्मारक में पत्र संख्या जो है इसको डाल दिया भारत सरकार गृह मंत्रालय। प्रेषक है, यहाँ पे जो प्रेषक है उसका नाम रहेगा और यहाँ पे उसका पद नाम भारत सरकार। तो इस तरह से यही जो केवल है यह अनुस्मारक हो गया। और इसके नीचे जो है वो पुराना जो लेटर भेजा गया है, किसको, मुख्य सचिव को भेजा गया है पुराना लेटर, उसको डाल दिया जाता है। तो यही क्या हो गया, अनुस्मारक। तो अनुस्मारक बहुत ही संक्षिप्त में होता है। इसको हम याद दिलाने के लिए किसी अधिकारी को भेजते हैं। तो अनुस्मारक को हमने जान लिया कि अनुस्मारक की रचना इतनी होती है और हम किसी अधिकारी को याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजते हैं। अनुस्मारक भेजते समय हम इसको तो डालते ही हैं, साथ में जो पुराना हमारा लेटर है, जो हमने पत्र लिखा है, उसको फिर से डाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमने अनुस्मारक को देख लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम आगे आने वाले लेक्चर में सरकारी पत्र या शासकीय पत्र और अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।